ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सिलसिला खबरों का शुरू करेंगे और बात नेपाल की करेंगे। नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही को लेकर बवाल मचा हुआ है। हिंदू राष्ट्र की मांग पर पूरा नेपाल सुलग रहा है। इस वक्त नेपाल में राजशाही के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया गया। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन में 2 लोगों की मौत भी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने कई इमारतें भी फूंक डाली हैं। झड़प में कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें देखिए और समझिए राजशाही को लेकर किस तरीके से ये पूरा हंगामा उत्पन्न हो चुका है। एक तरफ राजशाही तो दूसरी तरफ लोकतंत्र के समर्थक, ये 2 भाग हैं। ऐसे में राजशाही के समर्थकों की तरफ से ये जो प्रोटेस्ट पूरा देखा गया, इसको आप देखिए किस तरीके से इमारतों को फूंका गया, आगजनी सड़कों पर भी की गई। साथ ही साथ यहाँ पर 2 लोगों की मौत हुई है इस प्रदर्शन में। कुछ पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं और संपत्ति को भी नुकसान अच्छा खासा पहुंचा है, ये बताया जा रहा है। 2 मांगे, पहली मांग राजशाही हो एक बार फिर से, दूसरी मांग नेपाल को पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। नेपाल में हिंसक झड़प के बाद अब सब कुछ हाई अलर्ट पर है। पीएम ओली ने इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है और इसी के साथ पीएम ओली ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। सभी सुरक्षा प्रमुखों के साथ मंथन इस बैठक में किया जाएगा। काठमांडू में हिंसा के बाद कई जगह कर्फ्यू लगा दिया गया है। काठमांडू का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है। काठमांडू की सड़कों पर सेना की तैनाती की गई है। सेना की तैनाती कर दी गई है। पीएम ओली ने इमरजेंसी बैठक बुलाई जिसमें मंथन किया जाएगा हालातों को लेकर। और जाहिर सी बात है, बड़ा एक्शन का वक्त जो है वो नजर आता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारी बवाल मचा हुआ है। राजशाही की वापसी की मांग कर रहे हैं लोगों और पुलिस के बीच में हिंसक झड़प भी हुई है। इसके बाद कई जगह आगजनी की भी खबरें सामने आई। प्रदर्शनकारी पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की वापसी और हिंदू राजशाही की बहाली की मांग कर रहे हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस और रबर की गोलियों का इस्तेमाल करना पड़ा है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद काठमांडू के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया और नेपाल सेना को भी सड़कों पर उतारा गया है ताकि हालात को काबू किया जाए। 2 लोगों की मौत हुई है, ये आंकड़ा और ना बढ़े, इसके मद्देनजर अहम कदम जो हैं वो उठाए गए हैं सरकार की तरफ से। और साथ ही पीएम ओली ने इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है, जिसके बाद अब इस बैठक में क्या कुछ जो है पूरी तरीके से चर्चा होती है, क्या इसके बाद फैसले बड़े लिए जाते हैं, वो देखना होगा। फिलहाल पूरा नेपाल जल रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, इन तस्वीरों को समझिए और जानिए किस तरीके से राजशाही को लेकर यहाँ पर ये पूरा हंगामा बरप रहा है। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन हुआ, उसकी तस्वीर पहले आप देख पाएंगे। सड़कों पर लोग भाग रहे हैं इधर से उधर, पत्थरबाजी करते लोग नजर आ रहे हैं, सबके हाथों में पत्थर हैं। इसी के साथ लोग किस कदर यहां पर संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे। दूसरी तस्वीर में राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। एक तरफ यहां पर ये पूरी जनता है जो हाथों में झंडे लिए खड़ी है, तो दूसरी तरफ पुलिसकर्मी तैनात हैं। पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। उसके बाद तीसरी तस्वीर में लोगों का ये भारी आक्रोश देखेंगे। इमारतों को आग के हवाले किया गया है। साथ ही साथ सड़कों पर भी आगजनी की घटनाएं जो हैं वो खासी बाहर निकल कर आई अलग अलग इलाकों से। और ऐसे में अब नेपाल की स्थिति जो है वो काफी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। इमरजेंसी बैठक तो बुलाई गई है, लेकिन क्या फैसला लिया जाता है, किस तरफ फैसला जो है वो होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे खास मेहमानों का रुख करेंगे। वैदिक स्कॉलर आचार्य प्रमोद मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। साथ ही मुस्लिम स्कॉलर फाजिल अहमद जी हमारे साथ हैं। फाजिल जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। प्रमोद मिश्रा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार राज बिहारी जी भी हमारे साथ हैं। राज बिहारी जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। प्रमोद सर, नेपाल की हालत चिंताजनक हो चले हैं। नेपाल, जिसको बहुत ही प्यारा और शांतिपूर्ण देश कहा जाता है, आज वो आग के हवाले किया जा रहा है। वाकई में चिंताजनक हालात हैं। समाधान लगता नहीं इतना आसान है और हो भी नहीं सकता है, क्योंकि मांग ही कुछ ऐसी है राजशाही को लेकर। बिल्कुल मैम, जो ये उग्रवादी तरह के जो लोग होते हैं जिनको सिर्फ यही करना होता है और सनातन पसंद नहीं है। जहां जहां भी एक ऐसा ही देश बचा था नेपाल, जहां पर वो हिंदू राष्ट्र का एक झंडा लेके चल रहा था और हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहा था, धर्म को बढ़ावा दे रहा था, वही एक ऐसा देश था। यहाँ तो जहां हम बैठे हुए हैं भारत में, यहाँ तो
मतलब सर्वधर्म समभाव वाली स्थितियां चल रही हैं, ठीक है, ये भी आवश्यक था, लेकिन वहां पर एक ऐसा भी देश था, तो किसी को ये रास नहीं आ रहा है कि सनातन आगे बढ़े कैसे, सनातन को समझे कैसे। तो ऐसे बहुत सारे जो गलत विचारधारा के लोग हैं, या जो एक वामपंथी भी कह सकते हैं उनको, ऐसे विचारधारा के लोग हैं, इन लोगों को रास नहीं आ रहा। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक प्लान की तरह ये करते हैं, जो नेपाल जल रहा है या नेपाल को जलाया जा रहा है, जल नहीं रहा है, जलाया जा रहा है। तो ऐसी जो स्थितियां बन रही हैं, ये जानबूझकर हो रही हैं कि कैसे न कैसे हिंदुत्व को या इस सनातन को मानने वालों को, या कहीं ना कहीं जो इस रास्ते पे चल रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, इनको चोट कैसे पहुंचे, इनको दिमाग को कैसे उकसाया जाए, इनके जीवन को कैसे उकसाया जाए, ये परिस्थितियां होती हैं। ये एक प्री प्लान की तरह होता है, ये ऐसा नहीं कि हाँ अपने आप हो रहा है या बस एक मन में आ गया ऐसे। ये प्लान को बना करके उस तरीके से किया जा रहा है मैम जी। बिल्कुल। रास बिहारी सर, क्या कहेंगे? ये मांग जो रखी जा रही है, एक मांग ये भी है कि हिंदू राष्ट्र पूरा नेपाल को एक बार फिर से बनाया जाए। ठीक है, एक मांग तो ये हो गई, लेकिन राजशाही की मांग को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो नेपाल के हालात बन रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि वहां की जो सरकारें रही हैं उन पर जनता का धीरे धीरे विश्वास बहुत कम होता चला गया। एक समय था जब 2008 में जब राजशाही का खात्मा हुआ था, तो जनता ने आंदोलन किया कि लोकतंत्र स्थापित हो। लोकतंत्र स्थापित हुआ, लेकिन जिस तरह से नेपाल को तरक्की करनी चाहिए थी, नेपाल और पीछे चला गया। उसका उद्योग ठप हो गया, व्यापार ठप हो गया, और जिस तरह से शांति आनी चाहिए थी वो नहीं आई। तो लोगों में खास तौर से ये नाराजगी है कि जो सरकारें आई उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, उन्होंने नेपाल का कोई विकास नहीं होने दिया। अगर आप नेपाल की स्थिति को देखें तो वहां पर हालत बहुत खराब हो चुके हैं। वहां की अगर सड़कों की हालत देखें, वो बहुत खराब है वहां। और दूसरा बात यह है कि नेपाल में जिस तरह की ताकतें हैं, खासतौर पर अगर हम चीन के प्रभाव की बात करें, चीन की जो साजिश है वो भी वहां लगातार बढ़ रही है। कुछ नेता चीन के प्रभाव में रह के भारत विरोधी बयान देते रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल की यात्रा के बाद और नेपाल के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने के बाद नेपाल के हालात बदले हैं। अब वहां के नेता भी जो चीन का समर्थन करते थे वो भी भारत का समर्थन कर रहे हैं, वो भी मोदी की जय जयकार करने लगे हैं। तो लेकिन यह है कि जो हालात अब स्थिति पैदा हुई है, क्योंकि आंदोलन की तैयारी बहुत पहले से चल रही थी, और जिस तरह से राजा ज्ञानेंद्र का वहां पर धार्मिक यात्रा के दौरान जगह जगह स्वागत हुआ है, लाखों लोग उनके स्वागत के लिए उमड़े, और काठमांडू में तो हालत और भी खराब हो गए थे, वहां तो एकदम जाम लग गए थे। तो ये सब चीजें कि जनता वहां चाहती है कि बदलाव हो, और चूंकि जो पहले बदलाव हुआ उसमें किसकी साजिश थी ये भी कोई अभी तक सामने नहीं आया है। जनता वहां की ये भी जाननी चाहती है कि राज परिवार का खात्मा हुआ तो क्यों हुआ था। तो ये इन सब मांगों को लेके जनता में वहां भारी नाराजगी है, और एक बदलाव की वहां की जनता सड़कों पर है। और जैसा कि हम पहले भी हम आशंका लगा रहे थे, भारतीय मीडिया में भी खबरें आ रही थी कि ये आंदोलन उग्र हो सकता है, और वो आशंकाएं सही साबित हुई हैं कि जनता इस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। मुझे लगता है पूरा नेपाल ही अभी प्रदर्शन की जद में है। बिल्कुल बिल्कुल राज बिहारी सर, और राज परिवार में जो हत्याएं हुई वो बिल्कुल अभी भी रहस्यमय बना हुआ है। सच्चाई अभी भी उसके सामने नहीं है। सिर्फ कयास जो है वो अलग अलग तरह के लगाए जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर युवराज दीपेंद्र को इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा गया था कि यहाँ पर जो नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र थे उनके परिवार को कोई आंच नहीं पहुंची थी। तो ऐसे में ऐसा कैसे हो सकता है कि ज्ञानेंद्र उस महल में थे नहीं, फिर भी उनके परिवार को आंच नहीं पहुंची? उन पर भी संदेह जो है इसमें लगातार बरकरार था। उसके बाद अब यहाँ पर खुद पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने कहा है कि राजा लाओ देश बचाओ। ये हालात जो है इस तरीके से उत्पन्न कर दिए गए हैं, ये भी मालूम पड़ता है। फाजिल अहमद जी, किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे बवाल को, और इसके पीछे क्या आप समझते हैं बड़ी वजह जो ये पूरा नेपाल आग के हवाले कर दिया गया है सिर्फ सत्ता के लिए? देखिए पिंकी जी, बहुत बड़े लंबे संघर्ष के बाद नेपाल लोकतंत्र देश बना।
वहां पे राजशाही समाप्त हुई। इतने आसानी से नहीं हुआ, बहुत लंबा संघर्ष, बहुत हत्याएं हुई, बहुत लोग मारे गए। और स्वर्गीय चंद्रशेखर जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उनके प्रयास से नेपाल आजाद हुआ और वहां पे इलेक्शन हुए, लोकतंत्र की बहाली हुई। उसके बाद से जब वहां पे बात होती है कि सनातन धर्म, ये धर्म से हर चीज को नहीं जोड़ना चाहिए। देश की सरकारों का काम है व्यवस्था चलाना। धर्म क्या है? वहां पे क्यों एक दलित की बलि हो गई थी, वहां पे किसी पूजा में लोगों ने एक दलित की बलि चढ़ा दिया, ये यही धर्म है। उसके बाद से तनाव इतना बढ़ गया कि वहां पे पूरा दलित, इस दिक्कत क्या हुई कि आजाद नेपाल होने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को उस तरह का सम्मान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो पूरी तरह राजशाही को ही आगे प्रमोट करता रहा और डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं कर रहा है। तो इसलिए सबसे बड़ी जो दिक्कत है, वहां के जो कानून बना उसके आजादी के बाद, वो पूरी तरह से राजशाही को ही प्रमोट कर रहा है। उसी तरह की व्यवस्था, उन्हीं तरह के लोग उसमें शामिल हैं। पूरी तरह से जो शीर्ष नेतृत्व है गवर्नमेंट में या विपक्ष में, जो भी लोग हैं, मैंने कुल माल बात यह है कि मिल बांट के खा लो, ऐसा नेपाल हो गया है। नेपाल में आम आज जो उम्मीदें की गई थी कि अगर देश आजाद होगा तो दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीबों को एक सम्मान मिलेगा, पार्लियामेंट में उनकी जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहां पे इसी तरह की पॉलिटिक्स चलती है कि बस गोलबाजी, पेशबंदी की पॉलिटिक्स छोटा देश है, इसलिए वहां पे बहुत कुछ नहीं हो पाता है। और वहां सबसे बड़ी बात है गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो नहीं था अब वहां बढ़ गया है। भारत के साथ रिलेशन जो है बहुत अच्छे नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इन सारी घटनाओं में अमेरिका का भी हाथ है। अमेरिका हर तरह, सबके ऊपर अमेरिका कभी भारत को घेरना चाहता है नेपाल के माध्यम से, कभी चाइना को घेरना चाहता है भारत के माध्यम से, कभी पाकिस्तान से दोस्ती करेगा तो कभी भारत से दोस्ती करके पाकिस्तान को गलियाएगा। यही सब चलता रहता है। अमेरिका की जो दुनिया भर में, अमेरिका जो एक पॉलिसी चलाता है कि वो चाहता है कि हम पूरी दुनिया को घेर के रखें अपने कब्जे में। ये सारी पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से नेपाल को हम देख सकते हैं। नेपाल में अगर कोई जरूरत है तो वहां कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन की जरूरत है। नेपाल में जो कानून बने, वो कानून उस हिसाब से नहीं बने जो वहां के आम इंसान को न्याय मिल सके या उनको भी जनप्रतिनिधित्व का में हिस्सा मिल सके। वो सारा कानून उनका सिर्फ राजशाही जैसे चलती थी। लोकतंत्र में केवल सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन सिस्टम वही काम करता है जिस तरह से राजशाही चल रही है। और ये तो जो भीड़, ठीक है फाजिल सर आएंगे आपके पास। ठीक है फाजिल सर आएंगे आपके पास। फिलहाल कुछ और बड़े अपडेट नेपाल से सामने आ रहे हैं, उन पर भी एक नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा लगातार जारी रहेगी। नेपाल में